हेलो दोस्तों, वेलकम टू मेन पॉइंट स्टडी। सो आज हम करने वाले हैं चैप्टर नंबर 2 क्लास 11 का पॉलिटिकल साइंस का, जिसका नाम है राइट्स इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। और हम करने वाले हैं इसका पार्ट सेकंड, यानी फर्स्ट पार्ट मैं पहले अपलोड कर चुका हूँ, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, पहले वो जाकर देखना, तभी आपको चैप्टर अच्छे से क्लियर होगा। ओके और साथ में मैं ये भी बता दूं कि मैंने हिंदी के नोट्स के साथ भी पूरा का पूरा चैप्टर एक्सप्लेन कर रखा है। जैसे इंग्लिश के नोट्स है, मैंने हिंदी के नोट्स के साथ भी पूरा चैप्टर एक्सप्लेन कर रखा है। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आप अगर किसी ऐसे बच्चे को जानते हो जिनका हिंदी मीडियम है, तो आप उनको वो वाली वीडियो शेयर कर सकते हो। मैं हर चैप्टर के एमसीक्यू भी अपलोड कर रहा हूँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू अपलोड कर रहा हूँ। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या, अगर वो वाली वीडियो आपने देख ली एमसीक्यू की और आपके चैप्टर के अंदर से कोई एमसीक्यू आया, तो हो ही नहीं सकता कि आप उस चैप्टर के अंदर से आया हुआ कोई भी एमसीक्यू छोड़ दो जिसकी आपने वीडियो देखी हुई हो मेरी, ठीक है। क्योंकि मैंने एक एक लाइन से एमसीक्यू बनाया है, उन सब का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चैप्टर नंबर 1 के एमसीक्यू तो मैं अपलोड कर भी चुका हूँ, जिसमें असर्शन और रीजन और केस स्टडी वाले क्वेश्चन सारे इंक्लूडेड है, ठीक है। बाकी चैप्टर भी मैं धीरे धीरे कर दूंगा, और मैं 3 मार्क्स और 5 मार्क्स के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, वो भी अपलोड करूँगा। क्योंकि बच्चे बोलते हैं कि सर हम चैप्टर तो पूरा का पूरा समझ जाते हैं, बट क्वेश्चन किस वे में आएगा और उसका आंसर किस वे में करना है, और आंसर का पूरा फॉर्मेट मिल जाए ना, अच्छे से आंसर पूरा लिखा लिखाया मिल जाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो इसलिए मैं उसकी भी वीडियो बनाऊँगा, ठीक है। तो चलो जी अपना चैप्टर शुरू करते हैं। तो देखो, फर्स्ट पार्ट में हम पूरा का पूरा फंडामेंटल राइट्स वगैरह देख चुके थे, राइट्स क्या होता है, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर हमारे राइट्स कैसे आए, मोतीलाल नेहरू जी के बारे में देख लिया था। साउथ अफ्रीका के कॉन्स्टिट्यूशन ने अपने लोगों को कौन कौन से राइट्स दिए हैं वो भी हमने देख लिया था, ओके। उसके बाद मैंने आपको ये बताया था कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर भी हमें 6 फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं। कौन कौन से? राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, और राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़, ठीक है। ये 6 फंडामेंटल राइट्स हैं, नाम अच्छे से याद होना चाहिए, और इन सब के बारे में डीप में पढ़ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्वेश्चन आपको आ सकता है, ठीक है। पहले मैं आपको यहाँ से एक्सप्लेन कर देता हूँ, फिर आपको नोट्स पे लेकर जाऊँगा। वैसे मैं राइट टू इक्वालिटी पहले एक्सप्लेन कर चुका था। देखो, राइट टू इक्वालिटी बड़ा सिंपल है। राइट टू इक्वालिटी ये कहता है कि किसी भी बंदे के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, उसके धर्म को लेके, उसके रेस को लेके, उसके कास्ट को लेके, उसके सेक्स को लेके, उसके बर्थ ऑफ प्लेस को लेके, ठीक है। अगर ऐसा कोई करता है तो एक पनिशेबल ऑफेंस है, यानी उसको पनिश किया जाएगा अगर वो ऐसा करता है, ठीक है। अच्छा, इस चीज़ का मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि इक्वल एक्सेस टू दी शॉप, होटल, वेल, टैंक, बाथिंग घाट्स, रोड एटसेट्रा, ठीक है। राइट टू इक्वालिटी ये कहता है कि हर बंदे को शॉप पे जाने का अधिकार है। ऐसा शॉप वाला ये नहीं कह सकता जी आपका रिलीजन ये है, आपकी कास्ट ये है, आपकी रेस ये है, आपका सेक्स ये है, आपका बर्थ ऑफ प्लेस ये है, तो इसलिए हम आपको शॉप पे नहीं घुसाएंगे। ना ही होटल वाला कह सकता है, और ना ही वेल। वेल से आप सोच रहे हो कि सर ये वेल कहाँ से आ गया? वेल का मतलब तो कुआं होता है। देखो, एक टाइम ऐसा था जब बहुत सारे लोगों को, जो पर्टिकुलर कास्ट के लोग थे, उनको कुएं से पानी भी नहीं निकालने दिया जाता था। तो ऐसा आज ना हो और ऐसा आने वाले टाइम में ना हो, इसलिए राइट टू इक्वालिटी रखा गया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, ठीक है जी। और साथ ही में टैंक में भी, मतलब टैंक से पानी निकालना, या बाथिंग घाट्स में, ठीक है, कि पर्टिकुलर जेंडर के लोगों को या कास्ट के या रिलीजन के लोगों को यहाँ पर नहाने का अलाउड नहीं है, ऐसा भी नहीं कर सकता। ना ही रोड के साथ ऐसा है कि इस वाली रोड पे ये नहीं चल सकता, ये नहीं चल सकता, तो ये भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये एक पनिशेबल ऑफेंस है। क्यों? क्योंकि ये राइट टू इक्वालिटी का वायलेशन करता है अगर कोई ऐसा करते हुए पकड़ा जाता है तो, ठीक है, यानी किसी के साथ भेदभाव करता हुआ पकड़ा जाता है तो, ठीक है। चलो, और राइट टू इक्वालिटी ये भी कहता है कि इक्वालिटी बिफोर लॉ होना चाहिए, यानी कानून की नज़र में सब बराबर। कोई हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, जैनी हो, बुद्धिस्ट हो, पारसी हो, कोई भी किसी भी तरीके का अगर कोई क्राइम करता है तो उनको सेम सज़ा मिलेगी, ठीक है। ये रिबेट नहीं मिल सकती कि जी मैं मुस्लिम हूँ मेरे को 2 साल कम, या मैं हिंदू हूँ मेरे को 2 साल कम, मैं सिख हूँ, मैं ईसाई हूँ, मेरे को 2 साल कम सजा दो, ऐसा नहीं होगा, ठीक है जी। आई होप ये बात आपको पता चल गई हो। और जो राइट टू इक्वालिटी है वो ये भी कहता है इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन दी पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। पहले तो पब्लिक एम्प्लॉयमेंट का मतलब गवर्नमेंट जॉब होता है, तो इसका मतलब लोगों को गवर्नमेंट जॉब में भी इक्वल अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए, ठीक है। गवर्नमेंट आपको ये नहीं कह सकती जी आप हिंदू हो, आप मुस्लिम हो, आप सिख हो, या आप इस रेस से हो, आपकी कास्ट ये है, आपका जेंडर ये है, आपका प्लेस ऑफ बर्थ ये है, आप हरियाणा से आते हो, पंजाब से आते हो, दिल्ली से आते हो, ये आते हो, यहाँ से आते हो, महाराष्ट्र से आते हो, तो इसलिए हम आपको जॉब नहीं दे रहे। ऐसा गवर्नमेंट बिल्कुल नहीं कर सकती। ऐसा करती है तो गवर्नमेंट पे भी, आपको शायद ना पता हो कि गवर्नमेंट के भी खिलाफ केस चल सकता है ना। मैं आपको ये बात बता देता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट, अगर गवर्नमेंट कोई गलत काम करती है तो सुप्रीम कोर्ट उसे रोकती है, ठीक है। बहुत सारे लोगों को लगता है कि गवर्नमेंट ही अल्टीमेट होती है, नहीं, सुप्रीम कोर्ट अल्टीमेट होती है। चलो जी, ये बात आपको समझ आ गई होगी। और क्वेश्चन ये आता है कि हमने क्यों लाया राइट टू इक्वालिटी? हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट्स में राइट टू इक्वालिटी लाने की ज़रूरत क्या थी? वो इसलिए लाने की ज़रूरत थी क्योंकि पुराने टाइम में भेदभाव हुआ करता था। जैसे मैंने आपको बताया, कुएं से पानी नहीं निकालने दिया जाता था, ठीक है। आज तो नहीं होता, मैंने तो कभी नोटिस नहीं किया है। अगर कोई बच्चा गाँव में रहता है और उसने नोटिस किया है तो वो कमेंट में ज़रूर बताए, ठीक है।
तो अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी यानी छुआछूत को खत्म करने के लिए, ये जो मैंने आपको बताया था ना, ये छुआछूत ही होता है, अनटचेबिलिटी होती है, तो इसको खत्म करने के लिए ही राइट टू इक्वालिटी लाया गया है, ताकि आज ना हो डिस्क्रिमिनेशन और आने वाले टाइम में भी ना हो डिस्क्रिमिनेशन। ठीक है, ओके। और राइट टू इक्वालिटी अबॉलिश करता है टाइटल्स को भी। व्हाट डू यू मीन बाय टाइटल्स? टाइटल्स का मतलब पहले आप समझ लो। टाइटल्स का मतलब जैसे कि मान लो मैं ये बोलूँ कि मेरे जो परदादा थे वो मुग़ल थे, तो मेरे नाम के आगे बादशाह भरत कुमार लगाया जाए। ठीक है, वैसे कोई लेना देना नहीं है मेरा मुग़ल से, मैं बस बता रहा हूँ आपको कि अगर मान लो ये बोला जाए, या कोई भी बंदा ये बोलता है कि जी मेरे दादा परदादा तो मुग़ल थे, तो मेरे नाम के आगे बादशाह लगाया जाए, बादशाह, ये फिर मेरा नाम बोला जाए, तो ये टाइटल नहीं माना जाएगा, ये बिल्कुल अबॉलिश है। ठीक है, वो ऐसे बोले कि जी मैं बादशाह था, मेरे दादा बादशाह थे, मैं भी बादशाह हूँ, मेरे को गवर्नमेंट जॉब दी जाए, साल में मेरे को इतने पैसे दिया जाए गवर्नमेंट के द्वारा, ये नहीं माना जाता। ठीक है, तो अबॉलिशन ऑफ टाइटल। अच्छा, इसमें एक और चीज़ बता देता हूँ मैं आपको कि कुछ टाइटल ऐसे होते हैं जो आपने अपनी मेहनत से अचीव किए हों, वो माने जाएंगे। मेरे कहने का मतलब मैं आपको समझाता हूँ। जैसे आपने सुना होगा आर्मी में होता है मेजर, कर्नल, कैप्टन, है ना। कभी भी किसी आर्मी ऑफिसर, अगर कोई आर्मी ऑफिसर जो है हमारा वो मेजर है, तो उनको मेजर बोला जाता है, पहले उनका मेजर बोला जाता है, फिर उनका नाम बोला जाता है। ठीक है, जैसे मेजर रणवीर कपूर, ठीक है, मान लो मेजर रणवीर कपूर हो गया। ठीक है, तो मैंने उनके नाम के आगे मेजर लगाया। अभी अभी मैंने बोला अबॉलिशन ऑफ टाइटल, टाइटल नहीं होना चाहिए, बट ये वाला टाइटल माना जाएगा, क्योंकि देखो जो जिन रणवीर कपूर की मैंने बात करी है, मतलब मैंने ऐसी रणवीर कपूर नाम ले दिया। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि कोई सही में कोई मेजर हो सकता है रणवीर कपूर, बट उन जो भी रणवीर कपूर है उन्होंने खुद की मेहनत से मेजर का पोस्ट अचीव किया होगा, है ना। ऐसे तो है नहीं किसी ने उनको दिया होगा कि आज से तुम मेजर, नहीं, उन्होंने खुद अपनी मेहनत से मेजर की पोस्ट अचीव करी है, वो टाइटल अचीव किया है, तो वो वाला टाइटल माना जाएगा। ठीक है जी। और ऐसे कोई किसी के नाम के आगे डॉक्टर लगता है, किसी के नाम के आगे इंजीनियर लगता है, किसी के नाम के आगे सीए लगता है, किसी के नाम के आगे सीएस लगता है, तो वो भी माने जाएंगे, क्योंकि वो भी उसने अपनी मेहनत से अचीव किए हैं। तो जो टाइटल खुद आप अपनी मेहनत से अचीव करते हो वो माना जाएगा। ठीक है, बट ये नहीं कि जी मेरे परदादा वो थे तो मैं भी ये हूँ, मेरे नाम के आगे भी है, ये वाला नहीं माना जाएगा। ठीक है जी, आई होप ये बात आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गई हो। ओके, अब मैं नोट्स पे जाऊँ उससे पहले एक और चीज़ बता देता हूँ। अब है ना, बहुत सारे बच्चे, जब मैंने ये वाला पॉइंट बोला होगा ना कि इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन दी पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, तो बहुत सारे बोलेंगे कि सर व्हाट अबाउट रिजर्वेशन, तो रिजर्वेशन भी तो दी जाती है, तो रिजर्वेशन क्या राइट टू इक्वालिटी का वायलेशन नहीं है? शायद ये बात मेरी आपको समझ ना आई हो, बट डोंट वरी, मैं आपको थोड़ा सा अच्छे से समझाता हूँ। देखो, पहली बात तो राइट टू इक्वालिटी का मतलब समझ लो आप दोबारा से। ठीक है, आप सोच रहे होंगे दोबारा बोल रहे हो, स्किप मत करना, क्योंकि ये अलग लाइन बोलने वाला हूँ मैं, कहीं आप स्किप कर दो। वीडियो बिल्कुल भी स्किप नहीं होनी चाहिए, मैं हर एक चीज़ बहुत अच्छे से समझा रहा हूँ और हर एक चीज़ आपको डिफरेंट ही मिलेगी। राइट टू इक्वालिटी या इक्वालिटी का मतलब ये नहीं होता कि सबको इक्वल चीज़ें प्रोवाइड की जाए। इक्वालिटी का मतलब ये होता है कि सबको इक्वल लेवल पे लाया जाए। ये बात सुन के आपको थोड़ा समझ आया? इक्वालिटी का मतलब ये नहीं होता कि सबको इक्वल दिया जाए, इक्वालिटी का मतलब ये होता है कि सबको इक्वल लेवल पे लाया जाए। आई होप ये बात आपको समझ आई हो। अब मैं समझाता हूँ। देखो, कुछ बच्चे बोलेंगे, पहले तो रिजर्वेशन समझ लो। रिजर्वेशन क्या होता है? जैसे कि गवर्नमेंट ने 100 सीटें निकाली, मान लो बैंक की कोई जॉब है, 100 सीटें निकाली, उसमें से 10 सीट है ना गवर्नमेंट ने रिजर्व कर दी फॉर एससी और एसटी, कि ये जो 10 सीटें हैं उस पर या तो एससी आ सकता है या एसटी आ सकता है या ओबीसी आ सकता है, कोई भी आ सकता है हमारे बैकवर्ड क्लासेस में से, कोई भी ये जॉब 10 सीटें उन्हीं के लिए रिजर्व है, यानी कोई दूसरा उन 10 सीटों में नहीं बैठ सकता। ठीक है, या उन 10 सीटों में नहीं आएगा। ठीक है, तो पहली बात तो ये है कि गवर्नमेंट क्या ऐसा कर सकती है? क्या गवर्नमेंट एससी और एसटी को रिजर्वेशन दे सकती है? तो हाँ, हमारी गवर्नमेंट एससी और एसटी को रिजर्वेशन दे सकती है। अब आप पूछोगे कैसे, कहाँ लिखा हुआ है? तो मैं आपको बता दूं कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक आर्टिकल है, दैट इज़ आर्टिकल 16(4). पहले तो आर्टिकल ये 16 और 18 ये होते क्या है आर्टिकल? देखो, हमारे ना कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर पेज नंबर नहीं होता। जैसे मैं आपको बोलूँ ना पेज नंबर 10 खोल लो, 15 खोल लो, तो आप खोल लोगे, बट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ऐसे बात नहीं होती। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आर्टिकल से बात होती है। जैसे कि मैं अगर बोलूँ ना, अगर मैं पूछूँ आपसे कि जी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आप ये बताओ कि हमारा जो राइट टू इक्वालिटी है वो कौन से पेज नंबर पर, तो ये कोई लॉजिक नहीं होता। मैं आपको बोलूँगा कि हमारा, अब जैसे मैं आपको पूछता हूँ ना हमारा कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो राइट टू इक्वालिटी है वो कहाँ है, तो आप बोलोगे कि आर्टिकल 14 से लेकर आर्टिकल 18 में राइट टू इक्वालिटी के बारे में लिखा गया है। ठीक है, याद रखना, पेज नंबर नहीं होता कॉन्स्टिट्यूशन में, पेज नंबर से नहीं, आर्टिकल से बताया जाता है कि इस आर्टिकल से लेकर इस आर्टिकल तक के बीच में राइट टू इक्वालिटी के बारे में लिखा गया है। ठीक है, समझ आ गया? और ये सच में लिखा गया है, आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक राइट टू इक्वालिटी के बारे में लिखा गया, याद रखना ये बात।
ठीक है। तो वहीं पर 14 से 18 के बीच में एक आर्टिकल है, आर्टिकल 16(4), जिसमें ये लिखा गया है कि नथिंग इन दिस आर्टिकल शैल प्रिवेंट द स्टेट फ्रॉम मेकिंग एनी प्रोविजन फॉर द रिजर्वेशन ऑफ अपॉइंटमेंट और पोस्ट इन फेवर ऑफ एनी बैकवर्ड क्लासेस ऑफ द सिटीजन। यानी हमारे आर्टिकल 14 से 18 के अंदर जो भी बातें लिखी गई है कि कास्ट के, जेंडर के, इसके नेम बात पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, बट जो गवर्नमेंट है वो रिजर्वेशन दे सकती है, ठीक है, किसी भी पर्टिकुलर बैकवर्ड क्लासेस को, ठीक है। अगर गवर्नमेंट ये देखती है कि किसी पर्टिकुलर जॉब में किसी पर्टिकुलर बैकवर्ड क्लासेस का रिप्रेजेंटेशन कम है, तो उनको बढ़ावा देने के लिए गवर्नमेंट रिजर्वेशन दे सकती है। थोड़ा सा और अच्छे से समझाता हूँ, ध्यान से सुनना। देखो, जैसे कि मैं मान लो मैं एक ऑफिसर हूँ, ठीक है, मान लो मैं गवर्नमेंट हूँ, ठीक है, मैंने देखा यार कि है ना ये एक बैंक की जॉब है और एक भी उसमें फ़ीमेल नहीं है, ठीक है, और ना एक भी एससी नहीं है। तो मैंने क्या किया एज अ गवर्नमेंट, मैंने क्या किया, 100 सीटों में से 5 सीटें रिज़र्व कर दी वुमेंस के लिए और 5 सीटें रिज़र्व कर दी एससी और एसटी के लिए, ठीक है। क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ? बिल्कुल ऐसा कर सकता हूँ। मैं यानी गवर्नमेंट, मैं ऐसा कर सकता हूँ, बिल्कुल ऐसा कर सकता हूँ, क्योंकि मैंने देखा, गवर्नमेंट ने देखा कि ये जो बैंक की 100 जॉब्स है ना, उसके अंदर जो पहले से ही लोग हैं उसमें कोई है ही नहीं, ना ही एससी है, ना ही एसटी है और ना ही हमारी वुमेंस है। तो इनको बढ़ावा देने के लिए, ठीक है, अच्छा इनको बढ़ावा क्यों दिया जाता है, मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि इन्हीं को ही बढ़ावा क्यों दिया जाता है। क्योंकि देखो, पास्ट में जैसे मैंने आपको बताया अनटचेबिलिटी और इनके साथ थोड़ा भेदभाव होता था, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं ये जो हैं वो फाइनेंशियली थोड़ा सा वीक रह गए, ठीक है। आप देखोगे ना बहुत सारे एससी और एसटी आपको ज़्यादा रिच नहीं मिलेंगे, रिच थोड़ा मतलब स्टेबल भी नहीं मिलेंगे। तो इनको बढ़ावा देने के लिए, इनको इक्वल लाने के लिए, ठीक है, इक्वल लाने के लिए, अभी मैं और अच्छे समझाऊंगा इक्वल का मतलब क्या होता है, एक पिक्चर आपको दिखाऊंगा, उससे आपको और अच्छे से क्लियर होगा। तो उनको इक्वल लाने के लिए ही ये किया गया है, रिजर्वेशन दी गई है, ठीक है। अच्छा, वुमेंस को क्यों दी गई है? वुमेंस तो कोई और भी हो सकती है, मतलब वो तो नॉर्मल से भी हो सकती है, ज़रूरी थोड़ा ना एससी और एसटी हो। तो वुमेंस को इसलिए दिया जाता है क्योंकि आपको पता है पुराने टाइम में क्या था, पुराने टाइम मतलब 30-40 या 50-60 पहले की बात की जाए तो बहुत कंजर्वेटिव सोच थी। वुमेंस को जॉब नहीं करने दिया जाता था, बाहर उनको जाके काम नहीं करने दिया जाता था, तो ये भी एक ख़राब सोच थी, है ना। तो इसलिए ही इन वुमेंस को भी बढ़ावा देने के लिए रिजर्वेशन लाई गई, ठीक है। तो चलो इतना तो हमें पता चल गया कि जी गवर्नमेंट जो है वो रिजर्वेशन ला सकती है बैकवर्ड क्लासेस को, और कोई भी हमारी जो सेक्शन ऑफ द सोसाइटी हो जो थोड़ा सा पीछे रह गई हो, उनको एडिक्वेटली रिप्रेजेंटेशन देने के लिए किसी भी सर्विसेज में गवर्नमेंट रिजर्वेशन ला सकती है। चलो अब घूम फिर के उसी क्वेश्चन पे आ गए कि जी जो हमारा रिजर्वेशन है क्या वो राइट टू इक्वालिटी का वायलेशन नहीं करता? ठीक है, क्योंकि राइट टू इक्वालिटी तो ये कहता है कि सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए, ठीक है। बट आप तो फिर एससी और एसटी को बढ़ावा दे रहे हो, अब तो वुमेन्स को बढ़ावा दे रहे हो, ये गलत नहीं है? नहीं, ये गलत नहीं है। मैं बताता हूँ क्यों गलत नहीं है। थोड़ी देर पहले मैंने एक लाइन बोली थी, मैंने बोला था कि इक्वालिटी का मतलब सबको इक्वल चीज़ें प्रोवाइड करना नहीं होता, इक्वालिटी का मतलब होता है सबको इक्वल लेवल पे लाना। तो क्योंकि एससी और एसटी और वुमेन थोड़ा सा पीछे रह गए हैं, इसलिए उनको इक्वल लेवल पे लाने के लिए ही रिजर्वेशन दी गई है। अब मैं आपको इस पिक्चर से एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। अच्छा, मैं आपको ये एक बात और बता दूं, रिजर्वेशन सिर्फ एससी और एसटी को भी नहीं दिया जाता, जनरल को भी दिया जाता है, जिनकी इनकम लो है, यानी जो गरीब लोग हैं, ठीक है, चाहे वो बेशक जनरल है, उनको भी दी जाती है। तो सिर्फ एससी एसटी नहीं है या वुमेन्स ही नहीं है, मैं आपको बता दूं जनरल को भी रिजर्वेशन दी जाती है। तो देखो, अच्छा अब मैं आपसे ये मैंने पूरा इक्वालिटी समझा दिया आपको, अब आप मेरे को बताओ कि ये इक्वालिटी है या ये इक्वालिटी है, फर्स्ट इक्वालिटी है या ये इक्वालिटी है? तो अगर आप ये बोलते हो ना अभी भी कि फर्स्ट इक्वालिटी है, तो आपको दोबारा से वीडियो देखनी पड़ेगी। इक्वालिटी ये है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर देखो तीनों के पास इक्वल अपॉर्चुनिटी है, और यही तो हमारी डेफिनेशन थी, है ना। देखो हमारी डेफिनेशन भी यही थी कि इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए, सेक्शन ऑफ द सोसाइटी जितने भी है उनको इक्वल अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए, वुमेन्स को भी इक्वल अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए, और हमारी एससी एसटी को भी इक्वल अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए। आई होप राइट टू इक्वालिटी आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया हो। एक बार नोट से थोड़ा सा दिखा देता हूँ, ठीक है। तो राइट टू इक्वालिटी ये है, डिस्क्रिमिनेशन को हटाने के लिए लाया गया था, शॉप पे, पब्लिक पे, प्लेस ऑफ एंटरटेनमेंट पे, इन सब में डिस्क्रिमिनेशन ना हो, किसी भी बंदे के साथ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, बर्थ ऑफ प्लेस को लेकर डिस्क्रिमिनेशन ना हो, ठीक है, गवर्नमेंट जॉब में डिस्क्रिमिनेशन ना हो, इसके लिए राइट टू इक्वालिटी लाया गया है। ये क्यों लाया गया है? क्योंकि एक टाइम पर डिस्क्रिमिनेशन हुआ करता था जिसको हम अनटचेबिलिटी कहा करते थे, और उसी को रोकने के लिए लाया गया है,
ओके और ये टाइटल्स को अबॉलिश करता है, बट जो टाइटल आपने अपनी मेहनत से अचीव किया हो, जैसे मिलिट्री का टाइटल, अकेडमिक टाइटल हो गया, डॉक्टर वगैरह वाला जैसे मैंने बताया, वो टाइटल माना जाएगा। ओके हमारे कॉन्स्टिट्यूशन यानी प्रीएम्बल, अच्छा प्रीएम्बल क्या होता है बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होगा। अगर आपने चैप्टर 1 मेरे से समझा है, मेरी वीडियो देखकर समझा है, तो आपको प्रीएम्बल पता होगा क्या होता है। जैसे आप अपनी बुक खोलोगे ना, एनसीईआरटी की कोई भी बुक खोलना, फर्स्ट सेकंड थर्ड या 2-3 पेज आप आगे करोगे ना चैप्टर से पहले, चैप्टर स्टार्ट होने से पहले, तो वहाँ पर आपको एक मिल जाएगा प्रीएम्बल। ठीक है, तो हमारे प्रीएम्बल के अंदर भी राइट, इक्वालिटी ऑफ स्टेटस और इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी की बात करी गई है। इक्वालिटी ऑफ स्टेटस वही कि सिविल राइट होने चाहिए, इक्वल पॉलिटिकल राइट होने चाहिए, सबको वोटिंग राइट्स होने चाहिए, ये सारी बातें। और इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी का मतलब वही है, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी मीन्स ऑल द सेक्शन ऑफ द सोसाइटी एंजॉय इक्वल अपॉर्चुनिटी। ठीक है, और फिर रिजर्वेशन के बारे में मैंने आपको बताया था कि स्पेशल स्कीम दी जाती है गवर्नमेंट द्वारा, ताकि सर्टेन सेक्शन ऑफ द सोसाइटी को थोड़ा इंप्रूव किया जाए, उनकी कंडीशन को उनको बढ़ावा दिया जाए। फिर मैंने आर्टिकल 14 के बारे में, 16(4) के बारे में बता दिया था। ठीक है, अच्छा आपको डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि जो राइट टू इक्वालिटी है क्या वो वायलेट करता है, सॉरी जो रिजर्वेशन है क्या वो हमारी राइट टू इक्वालिटी को वायलेट नहीं करता? तो आपको बोलना है नहीं, राइट टू इक्वालिटी को वायलेट नहीं करता। The Constitution explicitly clarify that the policy like reservation will not be seen as the violation of the right to equality. Reservation is required for the fulfillment of right to equality of opportunity. ठीक है, एक्चुअल में राइट टू इक्वालिटी को वायलेट नहीं करता रिजर्वेशन, राइट टू इक्वालिटी को और स्ट्रॉन्ग बनाता है। जैसे मैंने बोला, राइट टू इक्वालिटी का मतलब होता है सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी देना, सबको इक्वल लेवल पे लाना, सबको इक्वल चीज़ें प्रोवाइड नहीं करना, सबको इक्वल लेवल पे लाना। चलो बहुत टाइम ले लिया, बट आई होप आपको बहुत अच्छे समझ आ गया हो राइट टू इक्वालिटी, क्योंकि बहुत सारे बच्चे डाउट में रह जाते हैं कि रिजर्वेशन तो जी राइट टू इक्वालिटी का वायलेशन होता है, फिर एग्जाम में क्वेश्चन आता है, आप कंफ्यूज आते हो, है ना। चलो अब हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट फंडामेंटल राइट्स की। तो हमारा नेक्स्ट फंडामेंटल राइट है राइट टू फ्रीडम। ठीक है, अच्छा मैं आपको बता दूं, आप है ना एग्जाम में ये भी लिख कर आ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर पूछे कि व्हाट इज़ राइट टू इक्वालिटी, तो आप लिख सकते हो कि राइट टू इक्वालिटी इंक्लूडिंग इक्वालिटी बिफोर लॉ, प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, ये सारी की सारी चीज़ें आप लिख सकते हो। बस ये लिख देना राइट टू इक्वालिटी इंक्लूड, फिर पूरा शेप देना। ओके चलो, सबसे पहले तो राइट टू फ्रीडम होता क्या है? राइट टू फ्रीडम का मतलब होता है कि आपको फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन हो, आपको अपनी बात रखने की आज़ादी हो, आपको कहीं भी इकट्ठा होने की आज़ादी हो, आपको एसोसिएशन यूनियन फॉर्म करने की आज़ादी हो, आपको कहीं भी जाने की आज़ादी हो, इंडिया के अंदर कहीं भी रहने की आज़ादी हो। ठीक है, कोई भी प्रोफेशन अपनाने की आज़ादी हो, कोई भी जॉब, कोई भी ऑक्यूपेशन करने की आज़ादी हो। ठीक है, और प्रोडक्शन ये मैं समझाऊंगा ये क्या है, ये थोड़ा सा बाद में आएगा, बट आई होप ये बात आपको समझ आ गई हो कि राइट टू फ्रीडम का मतलब है आप कुछ भी कर सकते हो, कुछ भी खा सकते हो, कुछ भी पी सकते हो, कुछ भी पहन सकते हो, कहीं भी जा सकते हो, कुछ भी रह सकते हो, कहीं भी रह सकते हो, कोई भी जॉब कर सकते हो। ठीक है, और इक्वालिटी एंड फ्रीडम, इक्वालिटी एंड फ्रीडम जिसको हम लिबर्टी भी कहते हैं, आर द टू राइट्स दैट द मोस्ट एसेंशियल टू द डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी के लिए, एक डेमोक्रेसी में राइट टू फ्रीडम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक तो राइट टू इक्वालिटी इंपॉर्टेंट है और राइट टू फ्रीडम तो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखो एक राजा रानी वाले सिस्टम में जहाँ मोनार्की होता है, जहाँ पर डेमोक्रेसी नहीं होती, वहाँ पर कोई वो नहीं होता। ठीक है, मतलब कोई फ्रीडम नहीं होती, बट एक डेमोक्रेसी में आपको हमेशा फ्रीडम मिलेगी। ठीक है, अब लिबर्टी मीन्स फ्रीडम ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन एंड एक्शन। लिबर्टी का मतलब होता है कि आप कुछ भी सोच सको, अपनी बात को एक्सप्रेस कर सको, और मतलब उसके लिए कुछ भी मतलब एक्शन वगैरह कर सको। ठीक है, हाउ एवर इट डज नॉट मीन द फ्रीडम टू डू एनीथिंग दैट वन डिज़ायर और लाइक। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। अच्छा, राइट टू फ्रीडम का मतलब अभी मैंने बताया कि आप कहीं भी जा सकते हो, कुछ भी पहन सकते हो, कुछ भी खा सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप लिटरली कुछ भी कर सकते हो। जैसे मान लो मैं ये बोलूँ कि रोड पे बंदूक चलाना ये मेरा राइट टू फ्रीडम है। ठीक है, नहीं, ये मेरा राइट टू फ्रीडम नहीं है, क्योंकि मैं तो अपनी फ्रीडम बना लूँगा, बट दूसरे की फ्रीडम तो वॉयलेट हो गई ना। वो तो अब रोड पे नहीं निकल सकते क्योंकि मैं गोलियाँ चला रहा हूँ, किसी का गुद्दी पे गोली लग गई एक दो तो टपक जाएगा, तो इसलिए कोई घर से बाहर नहीं निकलेगा। तो उनकी राइट टू फ्रीडम का, मैंने इक्वालिटी बोल दिया शायद गलती से, सॉरी, तो राइट टू फ्रीडम का वॉयलेशन है। ठीक है, तो मैं तो अपनी राइट टू फ्रीडम बना लूँगा रोड पे गोलियाँ चला के, बट दूसरे के राइट टू फ्रीडम का तो वॉयलेशन हो गया ना। तो इसीलिए ये बोला जाता है कि राइट टू फ्रीडम भी ऐसा नहीं है कि हर टाइप का, हर बंदे के लिए कुछ भी करो वो राइट टू फ्रीडम है, गोलियाँ चलाओ, नहीं, ऐसा नहीं होता। अगर आप दूसरे के राइट टू फ्रीडम का वॉयलेशन नहीं कर रहे तब तक आपका राइट टू फ्रीडम माना जाएगा, बट अगर आपका राइट टू फ्रीडम दूसरे के
दूसरे के राइट टू फ्रीडम को वायलेट करता है तब वो राइट टू फ्रीडम नहीं माना जाएगा। ठीक है, freedom are defined in such a manner that every person will enjoy her freedom या her freedom without threatening freedom and freedom of other without endangering the law and order situation। जैसे मैंने आपको बोला कि अपनी फ्रीडम आप बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, फ्रीडम की डेफिनेशन ही यही है कि आप अपनी फ्रीडम को एंजॉय कर सकते हो पूरी तरीके से बिना दूसरे की फ्रीडम को थ्रेटन करे बिना। ठीक है, और साथ ही में बिना लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को ख़राब करे बिना। तो मैं जैसे मैं रोड पे गोलियां चला रहा हूँ तो मैं दूसरे की फ्रीडम को तो थ्रेटन कर ही रहा हूँ और साथ में मैं लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को भी ख़राब कर रहा हूँ, है ना, कानून को अपने हाथ में ले रहा हूँ, तो ये भी मैं नहीं कर सकता। ठीक है, चलो अब राइट टू फ्रीडम के अंदर राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी भी आता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, इसका मतलब क्या होता है? ठीक है, पहली बात तो ये आर्टिकल 21, ठीक है, मैं आपको बता दूं कि जो हमारा राइट टू फ्रीडम है ना, राइट टू फ्रीडम भी टोटल मिला के, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो हमारा राइट टू इक्वालिटी है वो आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक आता है, वैसे ही हमारा जो राइट टू फ्रीडम है वो आर्टिकल 19 से लेकर आर्टिकल 22 तक आता है। ठीक है, तो उसी में ये आर्टिकल 21 है, वो है जी राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। अब ये क्या कहता है, सिंपल अगर मैं बताऊं तो अगर किसी बंदे ने कोई क्राइम भी किया है तब भी पूरा का पूरा प्रोसीजर फॉलो होगा। क्या समझे आप? अगर किसी बंदे ने कोई क्राइम किया है तब भी उसको इतनी फ्रीडम है कि वो ये बोल सके कि जी प्रॉपर प्रोसीजर फॉलो होना चाहिए। मेरे कहने का मतलब, मान लो अगर किसी बंदे ने कोई क्राइम किया है, मान लो, ठीक है, उसके सबूत नहीं है पुलिस वाले के पास, लेट्स अज्यूम, मान लो अगर किसी ने कोई क्राइम किया है बट अभी तक उसके सबूत नहीं जुटे, ठीक है, तो पुलिस वाले ऐसे नहीं कर सकते जाके उसके घर पे उसका एनकाउंटर कर दे। ठीक है, ये उसके राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी का वायलेशन होगा। अगर उसने क्राइम किया है तो उस पर पहले उसे पुलिस पकड़ के ले जाए, उसका अरेस्ट वारंट हो, वो अरेस्ट वारंट पुलिस वाले उसको दिखाए, उसको अरेस्ट करके ले जाए, फिर उस पर केस चले, ठीक है, फिर जज फैसला सुनाए जिसका क्या करना है, फांसी पे चढ़ाना है या उसको जेल देनी है या जो भी देना है, फिर जो होता है वो एक प्रॉपर प्रोसीजर है। बट अगर कभी कोई प्रॉपर प्रोसीजर फॉलो ना हो और किसी भी, मैं आपको बता दूं, हर क्रिमिनल के भी राइट्स होते हैं, ठीक है, तो ये उन्हीं के लिए लिखा गया है आर्टिकल 21, ठीक है, कि हर बंदे को ये हक है। जैसे आपने देखा होगा कभी कभार क्या होता है, आपने मूवीज़ में भी देखा होगा, कोई पुलिस वाले किसी बंदे के घर पे पहुंचते हैं, ठीक है, और पुलिस वाले छानबीन करते हैं तो उसे बोलते हैं कि पहले आप मेरे को अरेस्ट वारंट दिखाओ, अरेस्ट वारंट दिखाओ। क्या वो ऐसे पुलिस वाले से बोल सकता है? पुलिस वाले उसके घर के बाहर खड़े और वो उससे बोल सकता है कि जी मेरे को पहले अरेस्ट वारंट दिखाओ? वो ऐसा कर सकता है क्योंकि उसे पूरा पूरा हक है अपने राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी का, उसे प्रॉपर प्रोसीजर फॉलो करवाने का पूरा पूरा हक है। यही कहता है आर्टिकल 21, ये आपको एग्जाम में आएगा अभी। प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड द पर्सनल लिबर्टी ये बोलता है कि नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ और द पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू दी प्रोसीजर ऑफ लॉ। ठीक है, इसका मतलब है कि कोई भी उसकी लाइफ को नहीं ले सकता। ठीक है, सिंपल अगर मैं बताऊं तो कोई भी उसकी लाइफ को नहीं ले सकता, उसकी पर्सनल लिबर्टी को नहीं छीन सकता बिना लॉ के प्रोसीजर को फॉलो करे। ठीक है, हाँ देखो, अगर आप जैसे कि मैं बताता हूँ, अगर जैसे कि मान लो एक किलिंग है, आप मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना, रोड पे किसी को गोली मारना और जज का किसी को फांसी पे लटकाना, दो बहुत अलग अलग बातें हैं। एक, आपने किसी को रोड पे गोली मार दी, चाहे वो कितना भी गलत हो, चाहे उसने बहुत गलत काम किया, ठीक है, तब भी आप पे केस चलेगा। क्यों? क्योंकि आपने कोई प्रोसीजर फॉलो नहीं किया। उसने करे होंगे क्राइम, बट आपको पहले एफआईआर लॉन्च करनी चाहिए थी, आपको पूरा प्रोसीजर फॉलो करना चाहिए था, फिर कोर्ट में जाता फैसला और फिर कोर्ट पे फैसला सुनाता पूरा का पूरा, बट आपने तो कोई प्रोसीजर फॉलो नहीं किया। तो यही बोला गया है प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड दी पर्सनल लिबर्टी में कि कोई भी किसी की भी लाइफ को नहीं ले सकता, उसकी पर्सनल लिबर्टी को नहीं छीन सकता बिना लॉ के प्रोसीजर के। अब देखो, अब हम उस जज की बात करते हैं। जज ने पूरा, अब उस, मान लो अगर कोई बंदे ने क्राइम किया है, एफआईआर हुई, उसको कोर्ट में ले जाया गया, फिर कोर्ट ने फैसला सुनाया कि जिसका क्राइम बहुत ही संगीन है इसको लटका दो, तो वहाँ पर भी वो बंदा मरा, वहाँ पर भी वो बंदा मरा, बट जो कोर्ट में हुआ ना वो बिल्कुल लीगल प्रोसीजर था। ठीक है, तो वो ज़्यादा अच्छा माना जाएगा। आई होप ये बात अच्छी आपको क्लियर हो गई हो। इसलिए बोला जाता है कि कभी भी आपको लॉ एंड ऑर्डर को हाथ में नहीं लेना। कोई बंदा सामने वाला कितना भी गलत हो, बट आपको एक प्रॉपर प्रोसीजर फॉलो करना होता है।
ओके चलो, अब देखो इससे आपको ये बात भी पता चल गई होगी कि जी हर क्रिमिनल के भी राइट्स होते हैं। तो मैं आपको बता दूं, राइट ऑफ ए अक्यूज पर्सन, एक अक्यूज पर्सन के भी राइट होते हैं। अच्छा, अक्यूज पर्सन का मतलब समझ लो। अक्यूज पर्सन का मतलब क्रिमिनल नहीं होता, अक्यूज पर्सन का मतलब होता है जिस पे आरोप लगाओ, ठीक है। अक्यूज अलग होता है, मतलब उसको अरेस्ट किया गया हो, सॉरी अक्यूज मैंने बोल दिया। राइट ऑफ अ अरेस्टेड पर्सन मतलब जिसको अरेस्ट किया गया हो। अक्यूज्ड मतलब तो जिसने क्राइम कर दिया हो या जिसके क्राइम का पता हो। एक अरेस्टेड पर्सन वो पर्सन होता है जिसका अभी कंफर्म नहीं है। अब जैसे कि मान लो मेरे को घर से मेरी कोई पुलिस आके मेरे को घर से पकड़ के ले गई, इसका मतलब ये थोड़ा ना मैंने कोई क्राइम किया हो, क्या पता सिर्फ इन्वेस्टिगेशन के लिए ले जा रहे हो, है ना। तो एक अरेस्टेड पर्सन के भी राइट होते हैं। तो 3 राइट होते हैं अरेस्टेड पर्सन के, तो ये लिखे गए हैं कि नो वन कैन अरेस्ट विदाउट बीइंग टोल्ड ऑन द ग्राउंड ऑफ अरेस्ट। अगर मेरे को मेरे घर पे पुलिस वाले आते हैं और मेरे को अरेस्ट करना चाहते हैं तो उनको मेरे को बताना पड़ेगा कि मेरे को क्यों अरेस्ट कर रहे हैं। ऐसे नहीं कि चलो भाई पकड़ लो इसको ले जाओ, पहले बताएंगे वो, ठीक है। द अरेस्टेड पर्सन हैज़ राइट टू डिफेंड हिमसेल्फ बाय अ लॉयर ऑफ हिज चॉइस। इसका मतलब है कि मेरे को अपने को डिफेंड करने का पूरा पूरा अधिकार है, ठीक है। और मैं चाहूँ तो किसी भी लॉयर को, अपनी चॉइस से किसी भी लॉयर को चुन सकता हूँ जो मेरा केस लड़े। मैं अरेस्टेड हूँ ना, मैंने बोला कि मेरे को पुलिस पकड़ के ले गई, समझ गए आप। तो मेरे को भी पूरा पूरा राइट है एक लॉयर चूज़ करने का अपनी मर्जी का, ठीक है। चलो, it is mandatory for the police to take that arrested person to the nearest magistrate within 24 hour। अगर किसी पुलिस वाले ने मेरे को पकड़ा भी है ना, तो 24 घंटे के अंदर अंदर उसे मजिस्ट्रेट के सामने, यानी किसी भी छोटी मोटी कोर्ट के सामने या बड़ी कोर्ट के सामने पेश करना पड़ेगा। किसी भी मजिस्ट्रेट के सामने मेरे को पेश करना पड़ेगा और फिर वो मजिस्ट्रेट बताएंगे कि जी मेरा क्या करना है क्या नहीं करना। बट ये मेरा राइट है, 24 घंटे से ज़्यादा वो मेरे को नहीं रख सकते। या तो छोड़ दे या मजिस्ट्रेट के सामने खड़ा कर दे। फिर मजिस्ट्रेट अगर बोले कि जी 24 घंटे के लिए और रखो, 10 साल के रखो, 5 साल के रखो, वो अलग बात है। बट 24 घंटे के अंदर उसे मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना पड़ेगा, ठीक है जी। आई होप ये बात आपको पता चल गई हो। सुप्रीम कोर्ट हैज़ रूल्ड दैट द राइट ऑल्सो इंक्लूड द, मैं आपको बता दूं सुप्रीम कोर्ट ने ये भी बोला है कि राइट टू फ्रीडम के अंदर राइट टू लिव भी आता है विद द ह्यूमन डिग्निटी, यानी किसी के साथ भी गलत व्यवहार नहीं होना चाहिए, सबकी जो है डिग्निटी बनी रहनी चाहिए, रिस्पेक्ट हो, ठीक है। और साथ में द कोर्ट ऑल्सो हेल्ड दैट द राइट टू शेल्टर एंड द लाइवलीहुड इज ऑल्सो इंक्लूड इन द राइट ऑफ लाइफ, राइट टू लाइफ, ठीक है। ये बोला गया है कि राइट टू लाइफ के अंदर ये भी आता है। तो अब आपको समझ आया ना कि प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर द ऑफेंस, यानी अगर मैंने कोई क्राइम किया है तो उसके खिलाफ भी मेरे को कुछ राइट दिए जाते हैं। मैंने बताया ना अभी आपको, अगर मान लो कोई बंदा कोई क्राइम करता भी है तो उसको पूरा पूरा हक है कि जी प्रोसीजर फॉलो हो। और राइट टू लाइफ एंड द पर्सनल लिबर्टी ये भी बता चुका, राइट टू एजुकेशन भी आता है, और प्रोटेक्शन अगेंस्ट द अरेस्ट और द डिटेंशन इन दी सर्टेन केसेस, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया कि अगर मेरे को अरेस्ट कर लेते हैं तो उसको भी लेकर मेरे 3 राइट हैं, ये जो हमने पढ़े, ठीक है। तो आपको डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा कि राइट ऑफ अरेस्टेड पर्सन, ठीक है। अच्छा, इसमें ये जो राइट ऑफ अरेस्टेड पर्सन है ना, अभी इसका कंफर्म नहीं हुआ कि इसने कोई क्राइम किया है नहीं किया, ठीक है। क्योंकि अभी आगे हम ये भी देखेंगे कि राइट ऑफ अक्यूज पर्सन, जिसने कोई क्राइम कर दिया हो, उसके भी राइट होते हैं, ठीक है। चलो, आई होप ये बात आपको समझ आ गई हो। अब है ना एक प्रिवेंटिव डिटेंशन होता है, ये बहुत चीज़ आपको कंफ्यूज करेगी बहुत ज़्यादा। प्रिवेंटिव डिटेंशन क्या होता है? अभी थोड़ी देर मैंने आपको पहले बोला कि गवर्नमेंट किसी को भी बिना लॉ को फॉलो करे, यहाँ गवर्नमेंट कह सकते हैं, यहाँ कोई भी पुलिस वाला कह सकते हैं, बिना लॉ को फॉलो करे किसी को भी जेल में नहीं डाल सकती, ठीक है। उसको पूरा प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। और अगर किसी ने कोई क्राइम किया है तभी उसको जेल में डाल सकती है। बट मैं आपको बताऊँ, कुछ ऐसी सिचुएशन होती है जिसमें जो पुलिस होती है या जो भी हमारे ऑफिसर वगैरह हो सकते हैं या गवर्नमेंट हो सकती है, किसी भी बंदे को जेल में डाल सकती है, ठीक है, अगर उसने कोई क्राइम ना किया हो तब भी। अब आप पूछोगे सर क्राइम किया तो भी जेल में डाल सकते हैं? हाँ, मैं बताता हूँ कैसे। एग्जाम्पल समझना, मान लो कोई बंदा आता है इंडिया के अंदर, किसी भी ऐसी कंट्री से आता है जहाँ पर टेररिस्ट एक्टिविटी बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। अब कंट्री का नाम मेरे को बोलने की ज़रूरत नहीं है। तो मान लो वो कहीं से आता है, इंडिया के अंदर आता है, और हमारी सारी जो एजेंसी है, सिक्योरिटी एजेंसी, वो अलर्ट हो जाती है, ठीक है। अब हमें पूरा पूरा शक है जी ये कुछ कर देगा, ठीक है, इसने कुछ करा नहीं है, बट देखो डर तो है कि वो कुछ कर देगा, और अगर कुछ कर देगा तो बहुत ज़्यादा लोगों की जाने जा सकती है। तो हमने क्या किया, उसको डिटेन कर लिया। तो इसे ही कहते हैं प्रिवेंटिव डिटेंशन, ठीक है। मतलब हमने एक प्रिवेंटिव मेजर लिया और हमने उसे डिटेन कर लिया, ठीक है। देखो अभी तक उसने कोई क्राइम नहीं किया, बट हमें लगता है कि वो क्राइम कर देगा, तो इसलिए हमने उसे डिटेन कर लिया। तो इसी को कहते हैं प्रिवेंटिव डिटेंशन।
आई होप ये बात आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गई हो कि ऑर्डिनरी सिचुएशन में क्या होता है, एक पर्सन वुड बी अरेस्टेड आफ्टर ही और शी हैज़ रिपोर्टेडली कमिटेड सम ऑफेंस। नॉर्मल केसेस में क्या होता है, अगर किसी बंदे ने कोई क्राइम किया होता है तभी उसको पकड़ा जाता है और जेल में डाला जाता है। बट समटाइम अ पर्सन कैन बी अरेस्टेड सिंपली आउट ऑफ एन एप्रीहेंशन दैट ही और शी इज लाइकली टू इंगेज इन अनलॉफुल एक्टिविटी एंड इम्प्रिजन फॉर सम टाइम विदाउट फॉलोइंग द अबव मेंशन प्रोसीजर। इसका मतलब क्या है कि किसी केसेस में जो गवर्नमेंट है या कोई भी पुलिस वगैरह है वो क्या कर सकती है, किसी भी बंदे को अनलॉफुल एक्टिविटी में इंगेज होने से जेल में डाल सकती है बिना कोई प्रोसीजर फॉलो करे बिना। ठीक है, मतलब जैसे अरेस्ट वारंट दो वो उसको, ठीक है, जो अरेस्ट वारंट तो तब दोगे ना जब उसने कुछ क्राइम करा होगा, ठीक है, बट उसने कोई क्राइम ही नहीं किया तो अरेस्ट वारंट तो फिर निकलेगा ही नहीं है, जिनके खिलाफ प्रिवेंटिव डिटेंशन होता है। तो जिनके खिलाफ प्रिवेंटिव डिटेंशन होता है, जो अनलॉफुल एक्टिविटी में इंगेज होते हैं या हमें लगता है यार ये कुछ कर देगा, तो उसके खिलाफ प्रिवेंटिव डिटेंशन होता है। ठीक है, और इट मीन दैट इफ़ गवर्नमेंट फील दैट द पर्सन कैन बी थ्रेट टू द लॉ एंड ऑर्डर और टू द पीस एंड द सिक्योरिटी ऑफ द नेशन, इट कैन डिटेन और अरेस्ट दैट पर्सन। जैसे मैंने आपको बताया, अगर गवर्नमेंट को लगता है, अगर गवर्नमेंट को फील होता है या हमारी एजेंसी को फील होता है कि ये बंदा थ्रेट है हमारे लॉ एंड ऑर्डर का, हमारी कंट्री की पीस का, हमारी सिक्योरिटी का, तो वो उसे डिटेन कर सकते हैं, उस पर्सन को अरेस्ट कर सकती है। ठीक है, उसने अभी तक कोई क्राइम नहीं किया है बट क्या पता वो कर दे, इसी के लिए। ठीक है, और मैं आपको बता दूं कि द प्रिवेंटिव डिटेंशन कैन बी एक्सटेंडेड ओनली फॉर द 3 मंथ। अगर किसी बंदे ने कोई क्राइम नहीं किया है बट उस पर शक है तो प्रिवेंटिव मेजर के लिए अगर हमने उसे डिटेन कर लिया, यानी प्रिवेंटिव डिटेंशन के तहत अगर हमने उसे डिटेन कर लिया, डिटेन करने का मतलब एक तरह से जेल में डाल देना है ना, तो डिटेन वगैरह कर लिया तो उसको 3 महीने से ज़्यादा डिटेन नहीं कर सकते हम। आफ्टर 3 मंथ सच अ केस इज़ ब्रॉट बिफोर एन एडवाइजरी बोर्ड फॉर रिव्यू। फिर उनको एडवाइजरी बोर्ड के पास ले जाया जाता है, मतलब वही ऑफिसर वगैरह देखते हैं जी इनको रखना सही भी है या नहीं है, हम किसी के साथ गलत तो नहीं कर रहे। ठीक है, और अगर ये कुछ कर सकता है तो फिर इसको और ज़्यादा डिटेन किया जाए, सारी की सारी चीज़ें। बट द प्रोविजन हैज़ ऑफन मिसयूज बाय द गवर्नमेंट। और मैं आपको बता दूं, अब आपको लग रहा होगा सर ये तो गवर्नमेंट के पास बहुत ज़्यादा पावर है, ऐसे तो गवर्नमेंट मेरे को घर से उठवा लेगी, वो बोल देगी ये जी टेररिस्ट है या ये है या ये है या ये है, ये थ्रेट है, ये कुछ कर रहा है, ये लोगों को भड़का रहा है, ऐसे करके तो मेरे को भी जेल में डाल सकती है। बिल्कुल सही बात है। और बहुत बार इसका मिसयूज़ भी हुआ है। जैसे मैं बताता हूँ, इमरजेंसी के टाइम भी इसका मिसयूज़ हुआ था, बहुत सारे लोगों को जेल में डाला गया था। अगर इमरजेंसी आपको नहीं पता तो आने वाले चैप्टर्स में हम इमरजेंसी के बारे में पढ़ेंगे, बट याद रखना इमरजेंसी के टाइम के अंदर भी बहुत सारे लोगों को डिटेन किया गया था बिना कोई लॉ को फॉलो किए, बिना कोई प्रोसीजर फॉलो किए, बिना ना उन्होंने कोई क्राइम किया। ठीक है, फिर भी उनको डिटेन कर लिया गया। Many people think that there must be a greater safeguard of this law so that it may not be misused against people for reason other than that which are really justified। मतलब इसका मतलब है कि कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि ये इस लॉ से ना सेफगार्ड किया जाना चाहिए क्योंकि बहुत बार गवर्नमेंट इसका मिसयूज़ कर सकती है। हाँ, अगर कोई बहुत ही ज़्यादा बड़ी दिक्कत है तो चलो ठीक है, चल जाएगा। साल में 1-2 बार अगर लगता है, मतलब साल में 1-2 बार नहीं, मतलब अगर किसी बंदे पे बहुत ही ज़्यादा शक है तो उसको डिटेन कर लेना चाहिए, जो कि जस्टिफाइड है। बट बहुत सारे लोगों के साथ जब आप ऐसे करते हो तो फिर ये दिक्कत है। तो यही लिखा हुआ है कि मैनी पीपल थिंक दैट देयर मस्ट बी अ ग्रेटर सेफगार्ड, कुछ सेफगार्ड होना चाहिए इस लॉ का, सो दैट इट मे नॉट बी मिसयूज्ड अगेंस्ट पीपल फॉर रीज़न अदर दैन दैट विच आर रियली जस्टिफाइड। मान लो अगर गवर्नमेंट कोई, जैसे मान लो अगर कोई अपोजिशन का लीडर है, ठीक है, ऑपोजिशन का लीडर है, ऑब्वियसली बात है गवर्नमेंट पे उंगली उठाएगा, तो गवर्नमेंट क्या कर लेगी, उस पर प्रिवेंटिव डिटेंशन लगा के जेल में डाल देगी। बेशक उसने कुछ किया ना हो, बट गवर्नमेंट को दिक्कत है, इसने गवर्नमेंट ने जेल में डलवा दिया, है ना। तो मान लो वो कोई टेररिस्ट या कुछ भी ऐसी एक्टिविटी में इंगेज ना हो, बट फिर भी उससे जेल में डलवा दिया। और जब पूछा गया गवर्नमेंट से, जी हमें तो प्रिवेंटिव डिटेंशन लग रहा है, हमें तो लग रहा है कुछ कर देंगे, इनकी वजह से लॉ एंड ऑर्डर ख़राब हो सकता है, तो ये तो मिसयूज़ हो गया ना, गवर्नमेंट ने मिसयूज़ कर दिया अपनी पावर का। तो यही है। इन फैक्ट देयर इज़ अ क्लियर टेंशन बिटवीन द राइट ऑफ लाइफ एंड द पर्सनल लिबर्टी एंड द प्रोविजन ऑफ प्रिवेंटिव डिटेंशन। देखो याद है ना आपको, ऊपर हमने देखा था राइट टू लाइफ एंड द पर्सनल लिबर्टी, यानी अगर किसी बंदे ने कोई क्राइम भी किया है तब भी लॉ एंड प्रोसीजर फॉलो होगा।
बट प्रिवेंटिव डिटेंशन के हमने केस में देखा कि जो हमारा कोई भी लॉ एंड ऑर्डर प्रोसीजर फॉलो नहीं होता। तो आप समझ गए ना, ये एक दूसरे को ही कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हैं। राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी ये कहता है कि बंदे ने कोई क्राइम भी किया हो तब भी प्रोसीजर फॉलो होना चाहिए, बट प्रिवेंटिव डिटेंशन कहता है कि किसी पर शक है तो उसको 3 महीने के लिए जेल पर डाल दो बिना कोई लॉ का प्रोसीजर फॉलो किए बिना। ओके, आई होप ये बात आपको क्लियर हो गई हो। अब आते हैं कुछ अदर फ्रीडम पे। ठीक है, अदर फ्रीडम में क्या है कि अंडर द राइट ऑफ फ्रीडम देयर आर सम अदर राइट एज वेल, जैसे कि अच्छा कुछ और भी राइट हैं इसके अंदर। ओके, एंड दीज राइट हाउ एवर नॉट एब्सोल्यूट। ठीक है, ये एब्सोल्यूट नहीं है, गवर्नमेंट कभी भी इस पर रिस्ट्रिक्शन लगा सकती है। मेरे कहने का मतलब मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि मान लो कि अभी अभी मैंने बोला कि राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच या एक्सप्रेशन है। ठीक है, और मान लो हमें एक मैं बता दूं कि हमें ना कहीं भी इकट्ठा होने का भी राइट होता है। ठीक है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में राइट टू जो फ्रीडम है, राइट टू फ्रीडम के अंदर ये भी होता है कि कहीं भी हमें पीसफुल असेंबली करने का राइट है, कहीं भी प्रदर्शन करने का, कहीं भी आंदोलन वगैरह करने का हमें पूरा राइट होता है। बट जो गवर्नमेंट है उस पर भी रिस्ट्रिक्शन लगा सकती है कि जी आप ऐसा नहीं कर सकते। ठीक है, आई होप ये बात आपको क्लियर हो गई हो। ईच ऑफ दीज इज़ सब्जेक्ट टू रिस्ट्रिक्शन इम्पोज बाय द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट पे वो लगा सकती है, क्या रिस्ट्रिक्शन वगैरह लगा सकती है। जैसे राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन इज सब्जेक्टेड टू द रिस्ट्रिक्शन सच एज पब्लिक ऑर्डर एंड द पीस एंड मोरालिटी। ठीक है, जैसे कि मान लो राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन था कि अपनी बात को रख सकते हैं, बट क्या पता आपकी बात जो है वो लोगों को भड़का दे, तो इसलिए गवर्नमेंट उस पर रिस्ट्रिक्शन लगा सकती है ना। या फ्रीडम टू असेंबली इज टू बी एक्सरसाइज पीसफुली विदाउट द आर्म, जो मतलब इकट्ठा होने की, असेंबल करने की हमें पूरा राइट है, बट गवर्नमेंट उस पर भी रिस्ट्रिक्शन लगा सकती है। ठीक है, अगर वो नॉर्मली है, पीसफुल है तब तो ठीक है, बट गवर्नमेंट उस पर रिस्ट्रिक्शन लगा सकती है। गवर्नमेंट ये बोल सकती है कि जी 5 से ज़्यादा बंदे एक साथ खड़ा नहीं हो सकते, तो फिर वो असेंबली कैसे कहलाएगी जब 5 से ज़्यादा बंदे खड़े नहीं हो सकते। ठीक है, तो गवर्नमेंट मिसयूज़ कर सकती है, राइट टू फ्रीडम को अच्छे से तोड़ मरोड़ सकती है गवर्नमेंट चाहे तो, है ना। राइट टू फ्रीडम में क्या था, बोलने की आज़ादी, बट गवर्नमेंट उस पर भी रिस्ट्रिक्शन लगा सकती है, ये बोल देगी कि जी पीस को और मोरालिटी को असर पड़ेगा। ठीक है, और फ्रीडम ऑफ असेंबली, बट गवर्नमेंट ये भी बोल सकती है कि 5 से ज़्यादा बंदे एक जगह पर इकट्ठा नहीं होंगे। मतलब अगर गवर्नमेंट के पास पावर है वो मिसयूज़ कर सकती है अपने एडमिनिस्ट्रेशन पावर को। ठीक है, चलो, और उसके बाद द जेन्युइन प्रोटेस्ट, और इससे क्या हो सकता है कि अगर सही में गवर्नमेंट ने कुछ गलत पॉलिसी निकाली हो और लोग उसके खिलाफ बोल रहे हों और गवर्नमेंट उसको परमिशन ना दे, फिर तो ये तो दिक्कत है ना। बट हाँ, हाउएवर इफ़ द पीपल आर अवेयर एंड विजिलेंट का मतलब होता है एक नागरिक, जागरूक नागरिक, इन रिगार्ड टू देयर राइट एंड चूज़ टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट सच एक्ट एडमिनिस्ट्रेशन सच मिसयूज़ बिकम रेयर। अगर लोग अपने राइट्स के बारे में अवेयर होते हैं ना, ठीक है, तो और वो प्रोटेस्ट करते हैं तो एडमिनिस्ट्रेशन जो है अपनी पावर का मिसयूज़ नहीं कर पाती। ठीक है, मतलब अगर मान लो मेरे को अपने राइट्स के बारे में पता ही नहीं है, मैंने प्रोटेस्ट किया, मेरे को पुलिस पकड़ के ले गई, मैं कुछ बोल ही नहीं पाया, अगली बार मैंने प्रोटेस्ट ही नहीं किया, मेरे को लगा कि जी मैं कुछ करूँगा मेरे को जेल में डाल देंगे। बट अगर मेरे को मेरे राइट्स के बारे में पता होगा, ठीक है, और मेरे को पुलिस पकड़ के ले गई, मैंने उनसे बातचीत करी, मैंने बोला कि मेरा राइट है, राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, फिर मेरे को दोबारा पुलिस पकड़ के नहीं ले जा सकती, है ना, क्योंकि अब मैं अपने राइट्स के बारे में अवेयर हो गया। ठीक है, तो एडमिनिस्ट्रेशन भी अगर लोग अपने राइट्स के बारे में अवेयर होते हैं तो ऐसा काम करने से हिचकिचाती है। ठीक है, चलो, राइट ऑफ अ अक्यूज पर्सन की बात करते हैं कि राइट ऑफ अ अक्यूज पर्सन क्या होता है। जैसे मैंने आपको बोला था, एक तो राइट टू अरेस्टेड पर्सन था कि अगर किसी पर्सन ने, ठीक है, अगर किसी पर्सन ने कोई काम अभी तक नहीं, मतलब कोई गलत काम नहीं किया, सिर्फ उसे अरेस्ट किया है। ठीक है, अगर कोई किसी को अरेस्ट किया गया है, ठीक है, तो उसको अलग अलग राइट है जो हमने ऊपर पढ़े थे। अब है राइट ऑफ एक्यूज पर्सन, एक्यूज का मतलब है जिसने कोई क्राइम किया है, तो उसको भी राइट दिए जाते हैं। क्या राइट दिया गया है कि नो वन इज़ गिल्टी अनलेस द कोर्ट हैज़ फाउंड दैट द पर्सन गिल्टी ऑफ एन ऑफेंस। मान लो अगर किसी बंदे ने कोई क्राइम किया भी है, लेट्स से, जो मेरी बात सुनना, बट उसका क्राइम तब तक क्राइम नहीं माना जाएगा जब तक कोर्ट ये ना बोल दे कि सच में गिल्टी है। ठीक है, आई होप ये बात आपको समझ आ गई हो। तो पहले से ही किसी को, मतलब पहले से ही हम नहीं बोल सकते कि जिसे फांसी चढ़ा दो, ये कर दो, वो कर दो, जब तक कोर्ट ऑर्डर नहीं सुनाती तब तक उसको कोई भी गिल्टी नहीं माना जाएगा। यही है राइट ऑफ अक्यूज पर्सन। सेकंड है, इट इज़ नेसेसरी दैट द अक्यूज पर्सन गेट सफिशिएंट अपॉर्चुनिटी टू डिफेंड हिमसेल्फ और हर सेल्फ और हिमसेल्फ, मतलब जो अक्यूज पर्सन है उसको पूरा राइट है अपने आप को डिफेंड करने का।
ठीक है, अपने आप अपनी बात रखने का कि जी मैंने ये नहीं किया, ये झूठा है, या ऐसे सारी की सारी चीज़। अब ये 3 राइट दे रखे हैं देखो। पहली बात तो अक्यूज पर्सन का ये राइट होता है, अगर उसने कोई क्राइम भी किया है और मान लो साबित भी हो गया उसका क्राइम, तो नो पर्सन वुड बी पनिश फॉर द सेम ऑफेंस मोर देन वंस। मान लो अगर किसी ने कोई क्राइम किया, मान लो मैंने कोई क्राइम किया, मैंने मर्डर किया है, मेरे को 4 साल की जेल हुई, मैं जेल से बाहर निकला, कोई ऑफिसर आता है मेरे कंधे पे हाथ रखता है, चलो जी 4 साल के लिए ऑल अंदर। मैंने कहा मैंने जेल तो ली, 4 साल की जेल बिता के हाथ हो गया, दोबारा क्यों? कहता बस ऐसे ही तो ऐसा नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि मैं अपने जो मैंने गलत किया था उसकी जो सज़ा है वो भुगत चुका, तो एक क्राइम की मेरे को बार बार सज़ा नहीं मिल सकती। नेक्स्ट है कि नो लॉ शैल डिक्लेयर एनी एक्शन इलीगल फ्रॉम दी बैक डेटेड, यानी अगर मैंने कोई बहुत ही टाइम पहले कोई क्राइम किया था तो मेरे को उसकी सज़ा आज नहीं मिल सकती। ठीक है, मतलब ऐसे जैसे मैं बताता हूँ, जैसे मान लो मैंने कोई बचपन में क्राइम किया था, मान लो मैं जब 10 साल का था मैंने कोई क्राइम किया था, मैं 58 साल का हो गया और तब मेरे पे केस चलाया जा रहा, मतलब बीच में कुछ भी नहीं हुआ, बट उसके बाद एकदम से कोई आया, इसने केस कर दिया कि जी जब ये 10 साल का था तब इसने कुछ किया था। भाई पहले याद दिलाते, तो ये भी नहीं माना जाएगा, समझ रहे हो? हाँ, वो अलग बात है कि मान लो मैंने कोई 20 साल की उम्र में कोई केस किया, मतलब कोई क्राइम किया, उसके बाद केस चलता रहा और मैं 20 साल से 40 साल का हो गया और फिर साबित हुआ कि जी हाँ मैंने कोई क्राइम किया था, फिर मेरे को जेल हुई, वो माना जाएगा। बट अगर बिल्कुल ही कुछ बात हुई नहीं, जब मैं 10 साल का था तब उस टाइम कोई बात नहीं हुई, बट एकदम से 58 साल का जब मैं हो गया तब मेरे को धप्पा किया गया, तो वो नहीं माना जाता। ठीक है, और नेक्स्ट पॉइंट है कि नो पर्सन शैल बी आस्क्ड टू गिव एविडेंस अगेंस्ट हिमसेल्फ और हरसेल्फ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब ये है कि कोई पर्सन ना खुद की गवाही नहीं मानी जाएगी। ठीक है, मेरे कहने का मतलब मैं समझाता हूँ कि मान लो मैंने समझो कोई क्राइम किया है, लेट्स अज्यूम, तो मैं गया, मेरे को पुलिस पकड़ के ले गई और मेरे को बहुत मारा। ठीक है, और कहता है इस पेपर पे साइन करके तूने क्राइम किया है, मैंने कर दिया साइन, मैंने कहा लट खाने से अच्छा साइन कर दो, मैंने साइन कर दिया। कोर्ट के सामने गया तो कोर्ट वालों ने पुलिस वालों से पूछा कि आपने इसे पकड़ा है, कोई सबूत है? कहते हैं हाँ जी सबूत है, ये देखो ये पेपर है, इस पर इसने साइन किया है कि जी मैंने क्राइम किया है, तो वो नहीं माना जाएगा। ठीक है, क्योंकि मैं खुद के खिलाफ एविडेंस नहीं ला सकता। ठीक है, मैं खुद के खिलाफ एविडेंस नहीं बन सकता, याद रखना, कोई दूसरा एविडेंस होना चाहिए। बट अगर मैंने किसी पे साइन कर दिया है कि जी हाँ मैंने क्राइम किया, वो नहीं माना जाएगा। ठीक है, आई होप ये समझ आ गया हो आपको। ठीक है, बाकी ये चैप्टर थोड़ा सा बड़ा है, तो इसका नेक्स्ट पार्ट में मैं सारे के सारे फंडामेंटल राइट्स क्लियर करवा दूंगा, डोंट वरी। ठीक है, सो जल्दी ही मैं नेक्स्ट पार्ट अपलोड कर दूंगा। ओके, मैं एक और बात बता दूं कि हमारा टेलीग्राम चैनल है, उसको ज्वाइन कर लेना, मेन पॉइंट स्टडी 11th करके ब्रैकेट में आर्ट्स, यानी आर्ट्स का टेलीग्राम चैनल है वो, ज्वाइन कर लेना। ठीक है, वहाँ पर नोट्स वगैरह से रिलेटेड सारी की सारी चीज़ें आपको मिल जाएगी। और साथ ही में हमारे दूसरे अलग अलग चैनल है, जैसे मेन पॉइंट टेक हो गया, ठीक है, मेन पॉइंट स्टडी जिस पे आप वीडियो देख रहे हो, यूनिक वर्ल्ड हो गया। ओके, और मैं सोच रहा हूँ कि एक और चैनल बनाऊँ, मेन पॉइंट स्टडी लाइव, जहाँ पर मैं लाइव आपके टेस्ट वगैरह लूँ, मेरे सारी की सारी चीज़ें लूँ। बना दिया होगा तो उसका भी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसको सब्सक्राइब कर देना। ओके, और साथ ही में आप चाहो तो मेरे को इंस्टाग्राम फेसबुक पे फॉलो करना चाहो तो कर सकते हो, सबका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, मतलब लिंक चेकआउट कर लेना डिस्क्रिप्शन में। ओके, सो नेक्स्ट वीडियो के लिए स्टे ट्यून, नेक्स्ट पार्ट के लिए स्टे ट्यून, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक्स फॉर योर सपोर्ट, बाय बाय।